जी नमस्कार, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. अमर ऑफिशियल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि बिहार में अब शिक्षक बनने के लिए तमाम बिहार के सीटेट, बीटेट, एसटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी को बीपीएससी द्वारा आयोजित होने वाली विशेष परीक्षा में भाग लेना पड़ेगा और उसमें उत्तीर्ण करने के बाद ही बिहार में फाइनली शिक्षक बन पाएंगे। ऐसे में साथी आर.एस. डायमंड टीटी क्लास के माध्यम से शाम के 8 बजे प्रतिदिन ऑनलाइन मॉक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पार्टिसिपेट भी करते हैं। ऐसे में साथी अगर आप भी चाहते हैं इस ऑनलाइन मॉक टेस्ट में शामिल होना, तो साथी आपको आर.एस. डायमंड ऑफिशियल के टेलीग्राम को ज्वाइन करके आपको टीम से संपर्क करके एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पर साथी जैसे ही आप लोग क्लिक कीजिएगा इस प्रकार का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर ऊपर में आपको अपना नाम डालना है और नीचे में आपको टीम द्वारा जो पास कोड आपको प्रदान की जाएगी उस पास कोड को साथी आप लोग को यूज करना है। उसके बाद साथी नीचे में आपको प्रारंभ करे का ऑप्शन मिलेगा, साथी इसी पर क्लिक करके आप आसानी से टेस्ट को साथी जो है बिल्कुल सबमिट फाइनली कर पाएंगे। तो आइए साथी इसको शुरुआत करते हैं। मैंने भी साथी यहाँ पर जो है नाम के रूप में एक महिला साथी का नाम यूज किया हूँ, पूजा सिंह यादव, और खास करके पासकोड के रूप में जो हमें टीम से प्राप्त हुआ है उसी पासकोड को साथी मैंने भी यहाँ पर यूज करा है। और साथी नीचे में आपको प्रारंभ करे का ऑप्शन मिलेगा, साथी इस पर आप लोग को क्लिक कर देना। देखिए मैंने भी यहाँ पर क्लिक कर दिया हूँ। अब नया पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, जहां पर साथी आपको ऊपर में दिखेगा कि यह मॉक टेस्ट खास करके बीपीएससी द्वारा आधारित बिहार शिक्षक जो है परीक्षा पर केंद्रित है। इसमें उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी की पूरी संभावना रहेगी कि वो फाइनल परीक्षा में भी उत्तीर्ण होंगे। ऐसे में आर.एस. डायमंड ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप लोग आसानी से इस मॉक टेस्ट में भाग ले पाएंगे। तो यहाँ पर साथी जो है नीचे में कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा, यानी जारी रहने का। तो साथी इस पे आप लोग को क्या करना है, क्लिक कर देना। मैंने भी यहाँ पर साथी क्लिक कर दिया हूँ। देखिए आपके सामने अब स्क्रीन पे क्वेश्चन भी बिल्कुल आ चुका है। देखिए क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों का गणित पढ़ाने के लिए बनाई जाने वाली पाठ्य योजनाओं में कौन सा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है कि बच्चों को अगर प्राथमिक लेवल में यानी कह ले तो प्राइमरी लेवल में अगर बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है तो कौन सा पाठ्य योजना सबसे बेहतर होगा, सबसे महत्वपूर्ण होगा। यहाँ पर साथ ही हम लोग को ऑप्शन से छांटना है, ठीक ना, ऑप्शन से छांटना है। पहला ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को अवसर देना कि वो गणितीय संकल्पनाओं की संरचना करे, यानी विद्यार्थी को हमें मौका देना है, अवसर देना है कि अपने खुद से आईने आप लोग जो है एक ऐसे संकल्पनाओं का विकसित करें जो खास करके मैथमेटिकल इंडक्शन को फाइंड आउट कराता हो। तो साथ ही कहीं ना कहीं अगर बच्चे को हमें अवसर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं सबसे ये बेहतर ऑप्शन है, फिलहाल के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन यही है। लेकिन आइए हम लोग जो है नीचे वाले ऑप्शन को भी देखने का प्रयास करते हैं। क्रियाकलापों को लिखना और इस संदर्भ में प्रश्न देना, देखिए इससे बेहतर ऑप्शन तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक ना। उसके बाद है गणितीय संकल्पनाओं को और संरचनात्मक ढंग से प्रस्तुत करना, यह भी इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। पाठ्य पुस्तक के अनुक्रम का अनुसरण करना, यह भी इससे बेहतर ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है कि बच्चे को खुद मौका देना, ठीक ना, बच्चे को खुद अवसर देना। तो अवसर जो है खास करके ये सकारात्मक शब्द है, खास करके सीडीपी के लिए। तो अगर आप अवसर अगर आपको दिखेगा तो ज्यादातर सीडीपी के आंसर वही होते हैं। तो साथ ही आपको क्लिक करके यहाँ क्या करना है, सबमिट कर देना है। आइए साथी सेकंड क्वेश्चन आपके सामने बिल्कुल अब खुल जाएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए क्योंकि इंटरनेट का प्रॉब्लम यहाँ पर है और यही कारण थोड़ा सा यहाँ पर स्लो चलता। चलिए सेकंड क्वेश्चन साथी आपके सामने आ चुका है कि निस्सिम शब्द में कौन सी संधि है। जी हाँ दोस्तों, निस्सिम जो शब्द है इसमें कौन सी संधि है, स्वर है या व्यंजन है या विसर्ग है या दीर्घ है। तो ध्यान दीजिएगा, निस्सिम शब्द जो है इसमें आपको विसर्ग संधि है। कौन संधि है, विसर्ग। इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि इसरो के किस देश, देखिए करंट अफेयर्स यहाँ पर डाला गया है कि इसरो ने किस देश के सहयोग से मून के शैडो साइड पर खोज करने की योजना बना रहा है। मतलब इसरो जो भारत का है इसके द्वारा साथी किस देश के सहयोग से है चंद्रमा पर, जी हाँ दोस्तों, मून पर जो है शैडो साइड खोजने का योजना बना रहा है। तो चंद्रमा पर शैडो साइड खोजने का योजना जो है भारत के इसरो के माध्यम से एक और अन्य देश है जिसके सहयोग से बनाया जा रहा। तो कौन सा देश है, तो जापान है, ठीक ना। तो जापान के सहयोग से जो है भारत का इसरो मून पर शैडो साइड खोजने का प्रयास कर रहा है और इसके लिए प्लानिंग बना रहा, योजना बना रहा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जापान पे। साथ ही हम लोग क्लिक करके इसे क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। चलिए नंबर 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार साथी परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है, आलू के कंद से तो हो ही नहीं सकता, वालसम के पुष्प से, अदरक के प्रकंद से, सही उत्तर हो जाएगा डालिया के जड़ों से।
तो इंसुलिन जो प्राप्त होता है डालिया के जड़ों से और इसका प्रयोग किया जाता है डायबिटीज के इंजेक्शन के रूप में। तो खास करके जो चीनी रोग जिनको होता है उनके जो उपचार के लिए इंसुलिन खास करके जो है इंसुलिन का इंजेक्शन लगाया जाता है। और इंसुलिन की कमी से पूछेगा तो चीनी रोग, ठीक ना। तो इंसुलिन की कमी से क्या होता है, डायबिटीज होती है। तो साथ ही कहीं ना कहीं आपको डलिया की जड़ों पे क्लिक करके इसे क्या कर देना है, सबमिट कर देना है। अगला प्रश्न है कि फीफा वर्ल्ड कप फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है। यानी फीफा जो है विश्व रैंकिंग जो वर्ल्ड कप हुआ था इसमें सबसे नंबर 1 पर कौन सा कंट्री रहा था, यानी शीर्ष पर कौन रहा था सबसे नंबर 1 पर। तो नंबर 1 का चर्चा करना, तो नंबर 1 पर रहा था साथ ही यहाँ पर आपको ब्राजील, ठीक ना। तो ब्राजील याद रखना, करंट अफेयर्स आपका है कि फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में शीर्ष पर रहा था ब्राजील। इस पर क्लिक करके आप लोग को सबमिट कर देना। इसी प्रकार से अगला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा कि हिमालय को यतिवर क्यों कहा जाता है। हिमालय को कहा जाता है यतिवर, यतिवर। और क्यों संबोधित किया जाता है, क्योंकि वह क्या है, भारत का प्रहरी है, या समाधि में लीन है, या पर्वतों का स्वामी है, या समस्या का हल ढूंढ रहा है। तो देखिए हिमालय को यतिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यतिवर। यतिवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो समाधि में लीन है, बिल्कुल शांत मुद्रा में है, ठीक ना। तो शांत मुद्रा में होने के कारण ही हिमालय को यतिवर कहा जाता है। और इसे हम लोग कह सकते हैं समाधि में क्या है, लीन है। जैसे मुनि महात्मा सब होते हैं ना समाधि में लीन, बिल्कुल जो है भगवान पर उनका जो है पूरा का पूरा ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होता है, उसी को समाधि कहते हैं, समाधि में लीन होना। तो हिमालय क्या है, समाधि में लीन है। इसी प्रकार से इनको जो है यतिवर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, यतिवर। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि 4 युग्म संख्या दिया गया है और साथ ही इसमें से आपको असंगत को छांटना है। चौथा क्या है, असंगत है, छांटना है इसमें। तो चलिए इसमें असंगत को छांटना है, मतलब डिफरेंट कौन सा है वो छांटना है। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपको संबंध स्थापित करना पड़ेगा। क्या करना है, संबंध स्थापित। देखिए 16 यहाँ पर देखिए 13 8 104। तो 13 को किससे गुना किए, 8 से गुना किए। किससे गुना किए, 8 से गुना किए। चलिए 15 8 120, 12 8 196। आप देखिए तीनों तो आपको मिल रहा होगा, तीनों में क्या कर रहे हैं, 8 से मल्टीप्लाई करें तो 12 8 96, 15 8 120 और 13 8 104। लेकिन यहाँ पर भी होना चाहिए 16 8 128 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 16 8 128, जबकि साथ ही यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो बात को आप लोग समझ गए होंगे कि 3 जो है एक जैसा है और 1 जो है बिल्कुल तीनों से डिफरेंट है, यानी अलग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 वाला ऑप्शन, चूंकि यहाँ पर 128 होना चाहिए, यहाँ पर 118 है, यानी ये बिल्कुल सबसे भिन्न है। अगला प्रश्न है कि भाषा अर्जन की क्षमता किसके साथ संबंधित है। भाषा जो हम लोग ज्ञान अर्जन करते हैं, भाषाओं का जो अर्जन करते हैं, आखिर ये क्षमता किससे संबंधित है। तो आपको पता होगा साथ ही एक मनोवैज्ञानिक था जिनका नाम था चॉम्स्की। चॉम्स्की ने कहा था कि बच्चों में जो भाषा जो अर्जन की क्षमता जो होती है ये जन्मजात होती है। मतलब बच्चों को सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि आप अंग्रेजी सीख लीजिए, हिंदी सीख लीजिए, मैथिली सीख लीजिए, भोजपुरी सीखिए, मगही सीखिए, उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं है। बच्चे जिस परिवार में, जिस खास करके समुदाय में जन्म लिया है उसकी भाषाओं को आसानी से सीख सकता है, क्योंकि उसके अंदर जन्मजात क्षमताएं होती है। इस चीज को कहा था चॉम्स्की महोदय ने, कहा था कि बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। तो संबंधित है चॉम्स्की महोदय से। इस पे साथ ही क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तानी ओक। देखिए रेगिस्तानी समझ में आप लोग को आ रहा होगा, रेगिस्तान मतलब होता है जहां पर खास करके आपको नमी नहीं होती है, ठीक ना। वहां की मिट्टी बिल्कुल बलुई मिट्टी होती है, जहां का क्या तापमान बहुत ज्यादा होता है। तो खास करके रेगिस्तानी ओक एक पौधा का नाम है, एक पेड़ का नाम है, ठीक ना। एक पेड़ का नाम है रेगिस्तानी ओक। और खास करके उसमें क्या होता है, यह रेगिस्तान में ही पाई जाती है, यानी जहां पर बिल्कुल तापमान ज्यादा हो, बलुई मिट्टी हो, ठीक ना, और जहां पर नमी की मात्रा बिल्कुल नहीं हो, बारिश बिल्कुल नहीं के बराबर होता हो, तो खास करके इस ऐसे जगह में रेगिस्तानी ओक होता है। लेकिन यह रेगिस्तानी ओक आखिर है कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक ना। ध्यान रखना है कि यह पेड़ मुख्य रूप से ज्यादातर पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे कुछ और विभिन्न क्षेत्र भी हैं, वहां भी पाई जाती है, लेकिन मैक्सिमम साथ ही ऑस्ट्रेलिया के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। तो साथ इसी पे क्लिक करके हम लोग सबमिट कर देंगे। देखिए वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो के अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको सारे प्रश्न आज बिल्कुल कवर हो जाए। अगला प्रश्न है दोस्तों आपके बीच में कि हाल में ही भारत के कौन विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने। विधि मतलब कानून आयोग, कानून आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं। तो कानून आयोग के नए जो अध्यक्ष बने उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। क्या नाम है, ऋतुराज अवस्थी। ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रश्न करंट अफेयर्स है। भारत में जो नए विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं ना वर्तमान में, तो विधि आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं, कानून विभाग के जो नए अध्यक्ष बने हैं, उनका नाम है ऋतुराज अवस्थी। इस पे साथ ही क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि हरगोविंद
खुराना, बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हरगोविंद खुराना का नाम जब भी आए तो साथ ही इनको जो खास करके आविष्कार दिया, यानी किस चीज़ के आविष्कार के लिए इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो साथ ही इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए, तो जीन के संश्लेषण के लिए। किसके लिए मिला था, जीन के संश्लेषण के लिए, यानी डॉक्टर हरगोविंद खुराना के माध्यम से जीन का संश्लेषण किया गया और यही कारण से इन्हें नोबेल पुरस्कार जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक ना, तो क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नंबर 12 नंबर कि मधुमक्खी कॉलोनी के एक सदस्य एक दूसरे को कैसे किस प्रकार पहचानते हैं, यानी मधुमक्खी का जो झुंड जो होता है ना कॉलोनी, तो इसमें एक मधुमक्खी दूसरी मधुमक्खी को उसके टीम का है या नहीं है कैसे पहचानेगा। तो देखिए एक मधुमक्खी अपने टीम के दूसरे मधुमक्खी को कैसे पहचानेगा, तो पहचानता वो लोग दृष्टि से नहीं, आंख से नहीं, उसके स्पर्श से नहीं, नृत्य से नहीं, वो पहचानता है गंध से। किससे पहचानता है, गंध से, यानी गंध से पहचान जाता है कि ये मेरे टीम का आदमी है, मेरे फैमिली का आदमी है। ठीक ना, तो मधुमक्खी के जो झुंड होता है, जो कॉलोनी होती है, उसमें एक सदस्य दूसरे को कैसे पहचानता है, तो स्मेल से पहचानता है। स्मेल, गंध से उन्हें पता चल जाता है कि मेरे ही टीम का आदमी है, और गंध से अगर दूसरा टीम है तो बिल्कुल वो अलग हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 वाला ऑप्शन। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित सीखने में से कौन सा सिद्धांत पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण करता है। देखिए अगर पर्यावरण अध्ययन अगर आप साथी आपको पढ़ना है या कुछ ही यानी अन्वेषण विधि करना, यानी खोज विधि के माध्यम से किसी चीज़ को ज्ञात करना है, तो किसी चीज अज्ञात चीज़ों को ज्ञात करने के लिए साथी सबसे पहले उन सब चीज़ों को ढूंढना होगा जो हमें पता है। ठीक ना, तो जो हमें देखते होंगे आप लोग सीबीआई का तो नाम सुने होंगे। ठीक ना, तो सीबीआई सीआईडी वगैरह जो होता है, तो सीबीआई सीआईडी क्या करता है, पहले साक्ष्य को ढूंढता है। तो पहले जहाँ पर जो घटनाएं होती है पहले वहाँ पहुँच जाता है, वहाँ से जो चीज़ें उन्हें प्राप्त होता है। ठीक ना, जैसे मान चलिए कहीं पर नथिया प्राप्त हो गया या कोई ज्वेलरी सामान प्राप्त हो गया, किसी आदमी का वहां पर डेथ हुआ था, तो सीबीआई सीआईडी क्या करता है कि उस वस्तु को लेकर के उस आदमी तक पहुंचने का प्रयास करता है। मतलब जो चीजें उसे ज्ञात होती है, जो चीजें उसे मिलता है, उसी चीजों से वह जो है अज्ञात लोगों तक पहुंचने का काम करता है। इसी प्रकार से पर्यावरण में भी हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की तरफ, सॉरी ज्ञात से अज्ञात की तरफ चलते हैं, यानी जो चीजें हमें मिल जाता है उसी चीजों को लेकर के हम लोग ऐसे पॉइंट पर पहुंचते हैं जो चीजें हमें जानकारी नहीं रहती थी। बिल्कुल यहाँ पर सीआईडी वाला काम करना है कि ज्ञात से अज्ञात, जो चीजें मिल गया उसी को पकड़ो और उससे पूरा का पूरा जो है ब्यौरा निकालते निकालते आखिरकार जो है कौन मुजरिम है उसे पकड़ लेना है। अगला प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय के विकास में किसका देन अत्यधिक है, यानी भागवत जो संप्रदाय था, यानी एक समुदाय था, उसमें सबसे ज्यादा योगदान किसका था। तो साथ ही सबसे ज्यादा योगदान इसमें किसका था, तो गुप्तों का था। ठीक ना, गुप्त वंश, तो सबसे ज्यादा योगदान जो है यहाँ पर गुप्त का था। तो साथ ही इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपका मैथ का, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मैथ आसानी से बन जाएगा। ठीक ना, तो मैथ में अगर कैलकुलेशन बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले भाग का काम आपको करना है। देखिए 21 में 7 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलिए आप गुना कीजिए, 12.5 को 3 से गुना कीजिए, तो 12.5 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 और 5 तिया 15, यानी 1.5 इधर हो गया, तो 37.5 आपका इधर हो गया, 37.5 आपका इधर हो गया, इधर हो गया आपको माइनस में, किस में हो गया, माइनस में हो गया। चलिए अगला आप इधर गुना कर लीजिए 17.5 को 3 से, तो 17 तिया 51 और 5 तिया 15, तो 52.5, यानी 52.5 आपको आ गया प्लस में, तो 52.5 आ गया प्लस में। उसके बाद साथ ही यहाँ पर को 37.5 माइनस में, और ये आपका 3 भी है माइनस में, तो 37 3 कितना हो जाएगा, 40, कितना आ जाएगा, माइनस 40.5। तो 52.5 में से 40.5 को घटाना, अब आप ही घटा लीजिए, तो 0.5 तो हट ही जाएगा, 52 में से 40 गया तो 12 बचेगा, कितना बचेगा, 12। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 12। बिल्कुल आप लोग भी आसानी से इसे हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है कि चेराव नाच कहाँ के लोग ज़्यादा जो है साथी करते हैं, यानी चेराव नाच कहाँ के लोग जो है नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। तो चेराव जो है खास करके ध्यान रखना आपको, चेराव कहाँ का है, मिजोरम का है। कहाँ का है, मिजोरम का चेराव है। ठीक ना, तो मिजोरम का कहाँ है, यानी मिजोरम का चेराव डांस मिजोरम से ही प्रसिद्ध है, पॉपुलर है। ठीक ना, चलिए अगला प्रश्न है कि पी जो है क्यू और एस का भाई है, एस आर की माँ है, टी जो है पी का पिता है, निम्न में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं है। देखिए इसमें क्या है कि इस प्रश्न को आप जब समझेंगे तो प्रश्न में कह रहा है कि पी जो है क्यू और
पी क्यू और आर का भाई है, ठीक है ना। उसके अलावा साथ यहाँ पर कहा जा रहा है कि एस जो है आर की माँ है और टी जो है पी का पिता है। तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जब इसे आप हल करेंगे तो 3 कथन इसमें आपको सेम लगेगा, यानी बिल्कुल मिलता जुलता लगेगा, ठीक ना। बिल्कुल आपको स्टेटमेंट के हिसाब से काम करेगा, लेकिन एक स्टेटमेंट ऐसा है जो बिल्कुल इससे अलग है। वो स्टेटमेंट है टी जो है क्यू का पति नहीं हो सकता है। तो बिल्कुल साथ ये गलत स्टेटमेंट है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इसे बना लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न महत्वपूर्ण है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? देखिए 1 माइक्रोन होता है 1/1000 के बराबर। कितना होता है? 1/1000 के बराबर। जिसे आप भाग देंगे कितना आ जाएगा, यानी कभी कभी आप लोग को पॉइंट में उत्तर रहेगा 0.00 अगर 1 रहेगा तो यही उसका उत्तर होगा। या तो इतना लिखा रहे, नहीं तो 1/1000 लिखा रहे तो वही आपको mm में उत्तर मार देना, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर हो जाएगा नंबर बी वाला ऑप्शन। 0.001 रहे या 1/1000 रहे, बिल्कुल वही उसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो साथी जो है भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना, वो पूंजीवादी भी है और समाजवादी भी है, इसलिए इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो स्पेशल पूंजीवादी नहीं है, स्पेशल आपका जो है ये समाजवादी नहीं है, ये दोनों का मिक्सचर है। और यही कारण है कि भारत की अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित है। क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। बिल्कुल इसी पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, मतलब अलग हो गया? बिहार बंगाल से कब अलग हो गया? तो बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा 1912 भारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है यह। 1912 में बिहार जो है बंगाल से क्या हो गया था? पृथक हो गया था, मतलब अलग हो गया था। अगला प्रश्न है कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी एक तार है। देखिए अब तार की लंबाई कितना है? 180 सेंटीमीटर तार की लंबाई है। क्लियर? एक आयत का रूप दिया गया, इसे आयत बना दिया गया और आयत की चौड़ाई 30 सेंटीमीटर हो तो लंबाई कितना होगा? देखिए आयत का क्या होता है कि आयत का आमने सामने का भुजा क्या होता है? बड़ा। जैसे खेत आप लोग देखे होंगे या कि मान चलिए खेत है, ठीक ना, आयत है। तो आयत में क्या होता है कि बड़ा भुजा ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। अब देखिए इसका चौड़ाई 30 दे दिया गया, यानी चौड़ाई इसका 30 है, तो ये भी कितना होगा? ये भी कितना होगा? 30 होगा। कितना होगा? 30 होगा। ठीक, 30 हो जाएगा। तो 30 कितना हो गया? ये 60 हो गया। अब देखिए 60 तो मतलब हो ही गया। अब इस दोनों का लंबाई कितना होगा? तो 180 में से 60 को घटा लीजिए तो 120 आएगा और 120 को आप ये दोनों भुजा है ना, तो 2 से भाग दीजिएगा तो 60 आपको आ जाएगा ना। तो दूसरा तरीका क्या है, देख लीजिए यहाँ पर आपको ये पेरीमीटर दिया गया। क्या दिया हुआ? पेरीमीटर दिया गया। तो आयत का जो है परिमाप होता है 2 × L+B। क्या होता है? 2 × L+B बराबर यहाँ पर दे देंगे हम लोग 180 दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर आपको 30 सेंटीमीटर दिया गया है चौड़ाई का मान, तो 30 यहाँ पर आपको B की जगह रख देंगे तो 30 दूना 60, तो 60 घटा लीजिए 180 में से तो 120 बचेगा। ठीक ना, कितना बचेगा? 120 बचेगा। अब 120 में 2 से भाग दीजिए तो 60 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 60। आसान प्रश्न है, बिल्कुल आसान है, बना लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी विषय को सीखने का मतलब उसकी डैश को सीखना और उसकी डैश को सीखना है। देखिए किसी विषय को अगर आपको सीखना है ना, तो सबसे पहले आपको उसकी जो है अवधारणा को सीखना होगा। विषय का क्या सीखना है? अवधारणा सीखना है। और उसके बाद शब्दावली को आपको सीखना होगा। विषय का क्या क्या सीखना है? अवधारणा और शब्दावली। ठीक ना, विषय वस्तु को सीखना नहीं है, उपयोगी नहीं है, वो चीज़ें नहीं। आपको ध्यान देना है कि अवधारणा सीखना होगा और शब्दावली को सीखना होगा किसी भी विषय को समझने के लिए, यानी सीखने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है कि तना काट आमतौर पर किसके प्रवर्धन के लिए उपयोगी होता है? मतलब कौन सा ऐसा खास करके जो है पेड़ यानी पौधा होता है जिसका तना काट करके हम उसको रोपण करते हैं। तो साथ ही तना जो काटते हैं किसका? कपास का नहीं, आम का नहीं काटते हैं, केला का नहीं, गन्ना का काटते हैं। गन्ना का क्या रोपा जाता है? तना भाग जो है मिट्टी के अंदर रोपा जाता है और खास करके इसे पूरा होने में लगभग में 1 साल इसका यानी 1 वर्ष का समय लगता है पूरा कंप्लीट होने में से। तो ये खास करके याद रखिएगा, तना जो काटा जाता है खास करके गन्ना को काटा जाता है और इसे रोपा जाता है, उसके बाद ही यह पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है रीजनिंग का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि लेखक कलम से संबंधित है तो दर्जी किससे संबंधित होगा? देखिए लेखक साहब किससे लिखते हैं? लेखक का सबसे बड़ा हथियार क्या है? लेखक का हथियार क्या होगा? कलम है। तो लेखक का हथियार है कलम, लेखक का हथियार है कलम, लेखक का हथियार है कलम। तो दर्जी का हथियार क्या होगा? आरी होगा? नहीं, गलत बात। सर्जन की छुरी होगी? नहीं, सर्जन तो डॉक्टर साहब होते हैं। कुल्हाड़ी होगा? ये भी गलत बात। सुई होगा, बिल्कुल सही बात। तो जिस प्रकार से लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कलम, उसी प्रकार से दर्जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सुई। ठीक ना, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 वाले। क्लिक करके इसे हम लोग क्या करेंगे? सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्रिकेट टीम ने ब्लाइंड T20 यानी अंधे लोगों का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, इसका खिताब किसने जीता है? तो साथ ही इसका खिताब जीता है भारत ने। किसका जीता है? सॉरी, किसने जीता है? भारत ने जीता। इस पर क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे? इसे
सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने महत्वपूर्ण है कि जल से बाहर निकालने पर मछली यानी मत्स्य क्यों मर जाती है। देखिए, सबसे पहले मछली जो है पानी में जो रहता है तो पानी में क्या घुली रहती है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन घुली रहती है और यही कारण है कि वह वहाँ पर सांस ले पाती है और बिल्कुल जिंदा रहती है। लेकिन जैसे ही मछली को वहाँ से बाहर निकालते हैं तो साथ ही इसे जो है पूर्ण रूप से कह लें तो सांस लेने में इन्हें दिक्कतें होती है, सांस नहीं ले पाती है और यही कारण है साथ ही जो है बिल्कुल वो यहाँ पर मर जाती है, मत्स्य मर जाती है। क्यों? इसलिए चूंकि वो सांस नहीं ले पाती है बाहर आने के बाद, इसलिए। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा का आकलन करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों का अगर भाषा आकलन अगर हम लोग प्राइमरी लेवल पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों करते हैं बच्चों की भाषा का आकलन, किनके कितना सुधार हुआ है या क्या क्या हमें सुधार करने की आवश्यकता है, क्यों करते हैं? उसकी पठन क्षमता का आकलन करने के लिए नहीं, उसकी भाषा प्रयोग क्षमता का आकलन करने के लिए। हाँ, क्योंकि भाषा का आकलन करना है तो भाषा से संबंधित चीजें ही होंगी। क्लियर, ठीक ना? तो भाषा से संबंधित चीजें ही होंगी तो बिल्कुल भाषा के प्रयोग की क्षमता यानी ज़्यादा ज़्यादा वो भाषाओं का प्रयोग कर सके, कैपेसिटी को बढ़ा सके, ठीक ना, मैक्सिमम वर्ड का यूज कर सके। तो साथ ही कहीं ना कहीं इसलिए जो है भाषा क्षमता का आकलन का उद्देश्य यही है कि वो उसकी भाषा क्षमता के प्रयोग का प्रयोग की क्षमता को आकलन करना यानी उसकी बेहतर बनाना। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा का स्पीकर, आपको पता है कि लोकसभा में स्पीकर साहब होते हैं और स्पीकर का जो निर्वाचन कैसे होता है तो उसमें दो दल होता है, एक होता है सत्ता पक्ष और एक होता है विपक्ष। सत्ता पक्ष होता है और विपक्ष होता है, ठीक ना। तो उसमें क्या होता है कि जो स्पीकर का जो चुनाव होगा तो लोकसभा के जो बहुमत दल के नेता होंगे यानी बहुमत दल के जो पार्टी, जैसे अभी मान चलिए भारत में बहुमत किसको प्राप्त है लोकसभा में, तो बीजेपी को प्राप्त है। तो बीजेपी के खास करके जो बीजेपी के माध्यम से जो चुना जाएगा, जिस व्यक्ति को चुना जाएगा, जिस व्यक्ति का निर्वाचन किया जाएगा, जिसको वोटिंग की जाएगी यानी क्या, तो जिन्हें चुना जाएगा वही खास करके स्पीकर बनेंगे, ठीक ना। तो निर्वाचन के माध्यम से स्पीकर बनते हैं, कौन बनते हैं, लोकसभा के बहुमत दल के सदस्यों द्वारा, यानी बहुमत जिनको प्राप्त है, जिनको ज़्यादा सीटें प्राप्त है, जिनका सरकार चल रहा है, उन्हीं के माध्यम से यहाँ पर साथी जो है लोकसभा स्पीकर चुनाव किया जाता है और किसी के द्वारा नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब किसके द्वारा शुरुआत किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु क्लब के बारे में पूछेगा तो G7, ठीक ना, तो G7 के द्वारा शुरुआत किया गया है। इस पे साथ ही क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है। देखिए, मानसरोवर झील है ना, वहाँ से खास करके कौन कौन सी नदी निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र भी मानसरोवर से ही निकलता है, सतलज भी मानसरोवर से ही निकलता है और सिंधु भी मानसरोवर से ही निकलता है। तिब्बत की मानसरोवर से सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र निकलता, तीनों नदी, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी पे क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शीघ्र उत्पादी रिएक्टर बिजली पैदा करने वाला एक नाभिकीय रिएक्टर है। बिजली पैदा करने वाला नाभिकीय रिएक्टर है तो बिजली उत्पन्न करता है कैसे, यानी शीघ्र उत्पादी जो रिएक्टर है उसके माध्यम से बिजली का जो उत्पादन होता है, कैसे बिजली का उत्पादन करता है, तो इसके द्वारा इस्तेमाल की गई फिनाइल सामग्री को जलाने और इन्हें पुनः उत्पन्न करने में नहीं, ये गलत बात है, ठीक ना, ये गलत है। विगलन की प्रक्रिया द्वारा, बिल्कुल ध्यान रखना है कि विगलन की प्रक्रिया द्वारा जो है शीघ्र उत्पादी रिएक्टर के माध्यम से बिजली का उत्पादन किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 2 वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों इसे हम लोग सबमिट कर देंगे। देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच में लास्ट में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, और अंत तक बने रहे ताकि सभी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका कवर हो जाए। निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। देखिए, यहाँ पर प्रकरण नहीं पूछ रहा है, उप प्रकरण पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा, लोग गलती कर देता है यहाँ पर, उप प्रकरण पूछ रहा तो साथ ही भोजन, ध्यान दीजिएगा, भोजन, परिवार, मित्र और हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये प्रकरण है, क्या है, प्रकरण है। तो प्रकरण तो नहीं ना पूछ रहा है, क्या पूछ रहा, उप प्रकरण कौन है, तो उप प्रकरण हो जाएगा यहाँ पर जानवर, जानवर जो क्या है उप थीम है, ठीक ना, तो ये उप प्रकरण है तो साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा जानवर। क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, साफ रातें यानी कोई सा ऐसा भी रात होता है जो साफ होता है, लेकिन जिस रात में खास करके मेघ आच्छादित होता है यानी मेघ लगा रहता है, बादल छाया रहता है, वह उसकी अपेक्षा ठंडा क्यों होता है। साफ रात ठंडा होती है, लेकिन जिस दिन जो है जिस रात में अगर मेघ अगर छाया हुआ है, बादल से घिरा हुआ है, वह रात थोड़ा सा गर्म होता है साफ रात की तुलना में। ऐसा क्यों, तो ध्यान रखिएगा, विकिरण के कारण, ठीक ना, तो विकिरण के कारण ही ऐसा होता है कि साफ रात ज़्यादा ठंडा लगता है और मेघ आच्छादित रात जो है थोड़ा सा उसके अपेक्षा गर्म लगता है, ठीक ना, तो गर्मी महसूस होती है। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है कि पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था। बाबर क्यों जीत गया था पानीपत के युद्ध में,
इसलिए जो जीत गया था, चूंकि उनकी सैन्य की कुशलता बहुत ही अच्छा था, यानी उनके सैनिक का जो कुशलता था ना, कुशलता यानी बेहतरीन सैनिक उनके पास उपलब्ध थे, और यही कारण है कि वह युद्ध जीत गया। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न, इसको क्लिक करके सबमिट कर देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा, एनसीएफ 2005 में निम्न में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालय में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? कौन सा ऐसा विषय है जो गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? देखिए, बच्चे को क्या पढ़ाइएगा मॉडर्न, यानी बच्चे को क्या पढ़ाइएगा आप लोग एनसीएफ के तहत 2005 के तहत? तो बच्चे को प्रतिरूप पढ़ाना है, बिल्कुल सही बात है, ये प्रतिरूप तो पढ़ाना है। सममिति की बातों को समझाना है, यानी उन्हें जो है उलझने जो होती है उसे सुलझाना होगा। चौपट टाइलिंग की सहायता से पढ़ाएंगे, ये भी बात सही, लेकिन अनुपात जो है ये प्राइमरी लेवल के क्लास का सिलेबस, यानी सॉरी इनका टॉपिक नहीं है। ठीक ना। तो अनुपात या समानुपात आप लोग को पता होगा कि आप लोग रेशियो प्रोपोर्शन कब पढ़ते हैं? जब बड़ी होती हैं तो पढ़ते हैं। तो बच्चों के लिए रेशियो प्रोपोर्शन नहीं पढ़ाई जाती है बच्चों की क्लास में। तो बिल्कुल साथी यहाँ पर कौन नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा अनुपात। इसी पे क्लिक करके हम लोग क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से इफेक्ट पड़ा है? यानी भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हो गया 1947 में, तो कौन सा ऐसा धंधा पानी था, कौन सा ऐसा उद्योग था जो सबसे बुरी तरह से यानी कह सकते हैं कि बंद होने के स्थिति में आ गई थी, यानी बुरा परिस्थिति उनका आ गया था। यानी कौन सा उद्योग था? तो रुई तथा जो है जूट तथा रुई उद्योग। ठीक ना। तो जूट और रुई उद्योग जो है खास करके 1947 के बाद इस पर बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ा, और खास करके, और यही कारण है, इन्हें कहा जाता है कि बुरी प्रभाव के कारण ही जूट और रुई उद्योग में भारी जो है नुकसान भी देखने को मिला था। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। कितने तारीख को? 10 दिसंबर को। चलिए अगला प्रश्न देखिए ध्यान दे करके, कि मुंगेर का बरहिताल विरोध इसका उद्देश्य क्या था? विरोध जो हुआ था मुंगेर आपको पता है बिहार में है, तो बिहार में जो मुंगेर है यहाँ पर एक विरोध हुआ था, बरहियातल विरोध। ठीक ना। तो बरहियातल जो विरोध हुआ था, इसका कारण क्या था? बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग, यानी जिस जमीन को बर्खास्त कर दिया गया था, उन्हें किसानों के माध्यम से वापस करने की प्रक्रिया को लेकर के साथ ही जो है एक विरोध जताई गई थी। ठीक ना। तो यहाँ पर नंबर 2 वाला ऑप्शन क्लिक करके इसे सबमिट कर देंगे। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 29 अगस्त को दिल्ली से एक रेलगाड़ी चली। कब चली? 29 अगस्त को। क्या बजे चली? 4:30 बजे शाम में चली। तो शाम में चली और पहुंच जाती है 31 अगस्त को 8:45 में। ध्यान दीजिएगा, इसके बीच में कुल कितना टाइम लगा, आप ध्यान दीजिएगा आप लोग। 29 अगस्त को गाड़ी चली, तो 29 से 30 अगस्त तक तो कंटिन्यू चली होगी ना। तो 30 अगस्त को मान चली, 30 अगस्त को पूरा चली, और 31 को मॉर्निंग तक चली 8:45 तक। तो 30 अगस्त को 30 अगस्त को 4:30 शाम का टाइम कितना होगा? 24 घंटा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 24 घंटा। तो 24 घंटा हो गया आपको 29 से 30 तक। ठीक ना। तो 24 घंटा तो ये आपका हो ही गया। ठीक, आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो है रात में 31 तारीख के 4:30 तक का समय निकल गया। अब साथ ही 12 बजे तक का आप समय निकाल लीजिए। तो यहाँ पर 12 बजे का समय अगर निकालेंगे तो 16 तो बज ही गया है, तो 24 अगर बजाना है तो 7.5 घंटा। क्या घंटा? 7.5 घंटा, और जोड़ेंगे तो 24 7 31.5 घंटा हो गया। कितना हो गया? 31.5 घंटा हो गया। अब देखिए, उसके बाद आपको 8:45, तो 8 घंटा 45 मिनट, इसको भी जोड़ लीजिए, 8 घंटा 45 मिनट। अब साथी जो है आपको सबको जोड़िए, यानी ये आधा घंटा मतलब 30 मिनट हुआ। ठीक ना। तो इसे जोड़िए, 31 8 39 40 घंटा 15 मिनट, इसका से उत्तर हो जाएगा 40 घंटा 15 मिनट। सबको जोड़ करके बिल्कुल बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, लास्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल साथी ध्यान से देखिएगा कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसे काट करके 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो क्षेत्रफल का, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो 4 सेंटीमीटर अगर इसका भुजा है तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 16। अब इसे क्या किया जाता है? इसे 4 भागों में बांटा जाता है। तो 16 को 4 भागों में बांटेंगे तो कितना आएगा? 4 ना आएगा। तो 16 को 4 भागों में बांटेंगे तो 4 ना आएगा। तो 4 पर क्लिक करके साथी क्या करेंगे? इसे सबमिट कर देंगे। देखिए समाप्त कर दिए टेस्ट को। बिल्कुल साथी 40 क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब आपके सामने
मार्क्स भी बिल्कुल देखेगा कि आपका कितना नंबर आ चुका है। देखिए 40/40, ठीक है ना। तो 100% रिजल्ट है। 26 मिनट का वीडियो बना है, 40/40 मार्क्स। और यहाँ पर देख लीजिए पूजा सिंह यादव। अब बिल्कुल साथ ही आपको इसमें दिखिएगा कि कौन कौन से प्रश्न को आपने सही किया है, कौन कौन से प्रश्न का आपका गलत हुआ है। बिल्कुल साथ ही बहुत ही अच्छा टेस्ट है। टेलीग्राम का लिंक साथ ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए और साथ ही मैसेज कीजिए कि मुझे भी टेस्ट लेना है। साथ ही आपको टीम संपर्क कर लेगी और आपको बिल्कुल साथ ही जो है मॉक टेस्ट आपको ज्वाइन करवा देगी, ठीक ना। तो जय हिंद, वंदे मातरम। टेलीग्राम को साथ ही फटाफट आप लोग जुड़ लीजिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जुड़िए और फटाफट साथ ही मॉक टेस्ट आप लोग जो है कंटिन्यू लगाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।